गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। इस पर हम लोगों ने पहले भाग में देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था व गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणामों को हमें जांचने के लिए अलग अलग आधारों पर हमने उसकी जांच शुरू की थी। सबसे पहले हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्था से कैसे बेहतर है, इन बिंदुओं को हमने चर्चा किया था। उसके बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था में देरी से फैसले क्यों लिए जाते हैं और उसके क्या लाभ है, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन प्रणाली। इन तीनों बिंदुओं को हमने अलग अलग आधारों पर हमने इसकी जांच की थी, उसका मूल्यांकन किया था हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे के बिंदुओं को शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्रणाली से आप क्या समझते हो। ठीक है, उत्तरदायी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो, ठीक है, मतलब किसी के लिए वो जवाबदेही होनी चाहिए, मतलब उत्तर देना उनके लिए अनिवार्य हो। तो उत्तरदायी शासन प्रणाली का अर्थ है कि जिसमें जनता को अपना शासन चुनने का अधिकार हो और सरकार कायदे कानून को मानेगी तथा जनता का सरकार पर नियंत्रण हो। सरकार को जनता के सवालों का उत्तर देना अनिवार्य हो, अर्थात सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो। ठीक है, उसे कहा जाता है उत्तरदायी शासन प्रणाली। मतलब अंतिम निर्णय जो है, अंतिम सत्ता जो है जनता के हाथ में है और सरकार को जो भी सवाल करेगी जनता, उसके जवाब देना आवश्यक है। ठीक है, और जब संवेदनशील बन जाती है तो वो हो जाता है जिम्मेदार। अब जिम्मेदार शासन प्रणाली का अर्थ देखिए। जिम्मेदार शासन प्रणाली का अर्थ है कि सरकार को लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देना आवश्यक है। लोग जो मांग करते हैं, लोगों की जो जरूरत है, लोगों की जो इच्छा आकांक्षा है, उसकी पूर्ति करना सरकार का काम है। सरकार अपने फैसले बहुमत के आधार पर ले और सरकार को हमेशा जनता की आवाज सुननी है और निर्णय लेना है। जनता अगर कोई मांग करती है, जनता कोई अगर उनकी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाती है, तो उस आवाज़ को सरकार को सुनना है और इस प्रकार सरकार को हमेशा जनता के प्रति संवेदनशील बनकर रहना है। ठीक है, संवेदन हमारी देश के पार्लियामेंट को भारतीय जनता के प्रति संवेदनशील रखा है, क्योंकि जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट को सुनना ही सुनना है। भले ही गवर्नमेंट ना सुने, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट में वो आवाज़ उठाती है और फिर बाद में सरकार को उनके आवाज़ के सामने उनका उत्तर देना ही है या उनके सामने झुकना ही होता है। तो इस प्रकार से संवेदनशील शासन प्रणाली यानी कि जिम्मेदार शासन प्रणाली है। तो तीसरा जो है, तो कल हमने इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी, वैध शासन प्रणाली। प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये जो है, इसमें सरकार का चयन लोगों द्वारा होता है, इसलिए ये शासन व्यवस्था जो है वैध मानी जाती है। साथ ही सरकार को अपने निर्णय कानून के अनुसार ही करने होते हैं, मनमानी तरीके से नहीं। संविधान के निर्देशों के अनुसार ही इन्हें कानून या फैसले लेने होते हैं। सरकार मनमानी तरीके से फैसले नहीं ले सकती है। इस व्यवस्था में नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, इसीलिए ये वैध शासन प्रणाली है। कानूनों पर खुली बहस होती है, लोग उसमें सहभागी होते हैं, मीडिया सहभागी होता है और इसलिए और पार्लियामेंट में भी सभी दल के नेता उसमें अपनी राय देते हैं या बहस व चर्चा में भाग लेते हैं। अगर कोई गलत नीति है तो उसका विरोध और आलोचना भी करते हैं। तो कानूनों पर खुली बहस होती है, ये चीज़ें गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं मिलेगी। तो कानूनों पर खुली बहस होती है और जनता को सरकार के कामकाज के बारे में
जानने का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार, और इसीलिए इसे वैध शासन कहा जाता है। तो डेफिनेटली वैध शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्था से काफी बेहतर है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पैमाना मूल्यांकन का। आर्थिक समृद्धि और विकास के आधार पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। तो सन 1950 से लेकर अगर हम लोग 2000 तक अगर एक आंकड़े देखते हैं तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासकों के जो कामकाज है उसका अगर हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो इस मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। मतलब आर्थिक वृद्धि में, आर्थिक विकास में तानाशाही सरकारों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक व्यवस्था के या सरकारों के कामकाज के तुलना में थोड़ा अधिक है, बेहतर है। लेकिन यह भी देखना होगा कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों के बीच समानता लाने, गरीबी को कम करने में काफी हद तक सफलताएं मिली है। लोकतांत्रिक सरकारें गरीबों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति उपलब्ध कराने में काफी हद तक सफल हो गई, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, इस पे कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल वो देश का आर्थिक विकास और विशिष्ट क्षेत्रों का और विशिष्ट लोगों के हितों के लिए निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ समस्याएं भी अधिक होती है। तो एक तरफ आंकड़ों के दृष्टि से हम देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि में डेफिनेटली तानाशाही शासकों का रिकॉर्ड जो है, परिणाम जो है बेहतर है लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में। लेकिन दूसरी बाजू ये देखना है हमें कि लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो समानता लाती है, गरीबी को कम करने का प्रयास कर रही है, और इसके लिए उन्हें खासतौर पे गरीबों के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति की सुविधा करनी होती है, और इसमें कई सारा पैसा भी खर्च होता है। ये काम जो है आमतौर पर, ठीक है, तानाशाही सरकारों में नहीं होता है। जब हम गरीब देशों की तुलना करते हैं तो आर्थिक विकास का ये अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। ये डाटा दिया है गया है, देखिए प्यारे बच्चों, सभी लोकतांत्रिक सरकारें जो है उसका विकास दर है 3.95%, ठीक है, और सभी तानाशाही सरकारों का जो है 4.42 है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग ये हो गए, अब हम इसमें देखिए कि सभी गरीब सरकारों में, मतलब गरीब देशों में अगर देखते हैं तो तानाशाही वाले गरीब देश में जो है वो है 4.34, और लोकतंत्र वाले जो गरीब देश है 4.28, मतलब बहुत कम अंतर है, लगभग एक जैसा ही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें भी बेहतर है, मतलब अच्छी है, क्योंकि मेन जो चीज है कि गरीबों को कम करना, समानता स्थापित करना, ये अन्य मतलब गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा देखिए, ठीक है, आप लोग देखते हैं कि धनी लोग कितने प्रतिशत है, बीच के लोग कैसे हैं और गरीब लोग नीचे है। एक उदाहरण दिया है कार्टून के माध्यम से। अब लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, ये कभी कभी आपको पूछा जाता है, तो जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया वही है। तो सन 1950 से 2000 तक लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासनों के कामकाज का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो इसमें तानाशाही का रिकॉर्ड अधिक है। लेकिन यह भी देखना होगा कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों के बीच समानता लाने और गरीबी को कम करने में काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफलता मिली है। लोकतांत्रिक सरकारों गरीबों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति उपलब्ध कराने में भी काफ़ी हद तक सफल हुई है। ये एक अचीवमेंट उसमें है। जब हम गरीब देशों की तुलना करते हैं तानाशाही और लोकतांत्रिक सरकारों के गरीब देशों में, तो लगभग आर्थिक विकास का दर लगभग जो है अंतर समाप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी तीसरा बिंदु हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक परिणामों का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। उसका आधार है असमानता और गरीबी में कमी का आधार। मतलब वेरी सिंपल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या असमानता पाई जाती है या समानता स्थापित करने में कुछ हद तक उनको सफलता मिली है या नहीं, और गरीबी को कम करने में, गरीबी उन्मूलन करने में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता मिली है या नहीं, या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी स्थितियां क्या है। इस आधार पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं। प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता तो होती है, ठीक है, परंतु आर्थिक समानता स्थापित करने में ज्यादा सफल नहीं है।
अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता का मतलब क्या होता है? तो राजनीतिक समानता का मतलब होता है, वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, राजनीतिक समानता मतलब होता है कि हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य पर आधारित मतदान का अधिकार दिया है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है, और हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है। इसे कहा जाता है राजनीतिक समानता। ये तो संविधान ने दे दिया, लेकिन आर्थिक समानता अभी भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है। अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे संसाधन ये अमीर लोगों के हाथ में ही हैं, वही लोग उसका उपयोग, और गरीब जो है गरीबी में ही जी रहे, ये सच्चाई है। अभी भी मुट्ठी भर अमीर लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। सामान्यतः क्या होता है इसका रेशियो प्यारे बच्चों, जिस देश में जितने लोग अमीर है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे देश में 30% लोग अमीर है, ठीक है, तो उस 30% अमीरों को देश के उपलब्ध संसाधनों का 30% ही संसाधनों का उपभोग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, तब जाके ये आर्थिक अंतर कम होगा। लेकिन होता है उल्टा, 30% लोग 70% संसाधन लेते हैं, तो 70% लोगों को 30% नहीं मिलता है, तो फिर ये गरीब के गरीब नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। दूसरा एक उदाहरण विश्व का मैं बताता हूं आपको। अमेरिका की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या से जो है 4% जनसंख्या है, तो विश्व के जितने भी संसाधन है उसको 4% संसाधन अमेरिका को मिलने चाहिए, नहीं, लेकिन वो 40% संसाधनों का उपभोग लेती है। तो सोचिए फिर अन्य 96% को जनसंख्या को कितनी रह गए, ओनली 60%। तो डेफिनेटली वो लोग गरीब तो गरीब नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। तो ये है संसाधनों का असमान वितरण। तो यही सेकंड पॉइंट में है कि मुट्ठी भर अमीर लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश के कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है, मतलब उनका इनकम बढ़ते बढ़ते जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग कर रहे और अपना उत्पादन बढ़ा रहे। इसलिए वो अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे, क्योंकि गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं मिल रहे और ना ही संसाधन मिल रहे। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते। अभी जो मैंने कहा, उनकी आमदनी गिरने लगती है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा व इलाज जैसे बुनियादी सुविधाएं भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, भारत में कई सारे ऐसे गांव है, कई सारे ऐसे लोग हैं कि ये सुविधा पाना उनके लिए बहुत ही कठिन है। आज भी कई देश अपनी आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा में जीवन बिता रही है और खाद्यान्नों के लिए अमीर देशों पर निर्भर है। बांग्लादेश वगैरह ये जो देश है, इनको भोजन के लिए अमीर देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज भी ये लोग अपने लोगों के लिए भोजन की आपूर्ति, या जिसे हम लोग कहते हैं खाद्यान्न सुरक्षा में भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। हालांकि इस मामले में भारत का एक प्लस पॉइंट है कि भारत में खाद्य सुरक्षा में एक लगभग स्वयं पूर्ण है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य के आधार पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन, अभी हमने जो देखा था। हालांकि भारत में प्यारे बच्चों राजनीतिक समानता स्थापित हुई है, लेकिन आर्थिक समानता में स्थापित करने में लोकतांत्रिक सरकारें अभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे ऐसे तानाशाही या अन्य देश है, वहां पर भी तो समानता तो है ही नहीं, राजनीतिक समानता तो है ही नहीं, और आर्थिक समानता वहां पर भी नहीं है। ये भी सच्चाई है। तुलना करेंगे हम लोग तो डेफिनेटली लोकतांत्रिक सरकारों को काफी हद तक सफलताएं मिली है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य के आधार पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। प्यारे बच्चों, हर एक देश में अलग अलग जाति के, धर्म के, राज्य के, भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, इनमें भी भिन्नताएं होती है। तो ऐसे विविधतापूर्ण वाले देशों में, लोकतांत्रिक देशों में, क्या वो उस देश में सभी समुदायों के बीच में सामाजिक सौहार्द व देश में शांति स्थापित करने में कहां तक सफल हुए, इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भावना का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार स्थापित होती है? तो देश में शांति स्थापित करने व आपस में सद्भावनापूर्ण व्यवहार, ठीक है,
जीने के लिए क्या नागरिकों को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मददगार साबित होती है या नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। वैसे देखा जाए प्यारे बच्चों, तो कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी समाज लीजिए, उसमें छोटे मोटे, ठीक है, झगड़े होंगे, छोटे मोटे संघर्ष होंगे, पर हम इन अंतरों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित हो सकते हैं, और इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। देखो प्यारे बच्चों, पूर्ण रूप से हम लोग तो समस्या मतलब इस संघर्ष को या ये जो टकराव है, इन टकराव को हम लोग पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ मतलब उनके अंतरों को, उनके मतभेदों को, उनके टकराव को हम लोग कर सकते हैं। अब ये अंतरों को और टकराव को कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि उनका हम आदर करें, एक दूसरे की इच्छाओं का, भावनाओं का आदर करें, सम्मान करें। ये लोकतंत्र हमें सिखाता है। एक का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है, और दूसरे का अधिकार है तो पहले का कर्तव्य बन जाता है। यही लोकतंत्र की विशेषता है। तो इस प्रकार से हम इन अंतरों का आदर करना सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके लिए, इनके साथ बातचीत करने के लिए अगर सबसे अच्छा तरीका है तो वो तरीका है लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से, ठीक है, संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करने की संभावनाएं अधिक होती है, और इसके लिए सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपनी अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को एक तो वो नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं तो फिर सेना के माध्यम से उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पावर के माध्यम से उसे दबाने। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर बातचीत होती है, समस्या का समाधान होता है, निगोशिएशन होता है, और फिर संवाद करके समस्या का समाधान किया जाता है। वैसे लोकतांत्रिक देशों में गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराने में काफी अभी देखिए कंक्लूजन इस पॉइंट का, ठीक है। तो लोकतांत्रिक देशों में गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराने में काफी अग्रसर है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में अल्पसंख्यकों का संरक्षण दिया जाता है, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी जाती है। सामाजिक टकराव और संघर्ष के साथ लोकतांत्रिक सरकारें देश में शांति स्थापित करने में काफी आगे है गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में, क्योंकि समस्या का समाधान यहां संवाद करके किया जाता है, जबरदस्ती से नहीं। और इसीलिए यहां पर सामाजिक संवाद व शांति स्थापित करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी सफल भी हुई है और सबसे अच्छी व्यवस्था भी है। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा गुण है, ये हमें स्वीकार करना ही है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों, कि देश में ये जो सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालने के लिए स्वयं सरकार को भी कुछ जो है नियमों का पालन, कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। अब वो शर्तें दो कौन सी है उसको हम लोग देखेंगे। तो सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को कम करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कौन सी दो शर्तों का पूरा करना होता है, ये दिया गया है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब केवल बहुमत के आधार पर शासन करना ही नहीं है, बल्कि बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान रखना होगा। अब इसमें सिंपल बेटा, अगर बहुमत वाली सरकार जो होगी वो अगर अल्पमत का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, उनका अगर वो लोग विचार नहीं करेंगे, उनके वो अधिकार छीन लेंगे या उन्हें दबाव तंत्र का प्रयोग करके दबाने की कोशिश करेंगे, तो देश में शांति कैसी रहेगी, टकराव बढ़ जाएगा। और इसीलिए जब बहुमत वाले सरकार जो होती है, बहुमत वाले लोग अगर अल्पमत वालों का सम्मान करते हैं, उनके हितों का हमेशा ध्यान रखते हैं, तो ऐसे समय में टकराव कम होते हैं, संघर्ष कम होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था एक मजबूत होती जाती है। बहुमत के शासन का अर्थ है धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुसंख्यक का अर्थ, बहुमत का अर्थ के विशिष्ट धर्म का बहुमत या नस्ल या विशिष्ट भाषा बोलने वाले आधार पर बहुसंख्यक समूहों का शासन नहीं होता है। तो बहुमत के शासन का मतलब होता है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग
और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तब जाके वहां पर संघर्ष कम हो सकता है। तो इन दो बातों को भी सरकार को मानना पड़ता है या उनको स्वीकार करना पड़ता है, तभी सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव संघर्षों को हम लोग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के आधार पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। वेरी सिंपल, इसका मीनिंग होता है क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार होता है या अवसर मिलता है? क्या उन्हें कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है? और यही चीज़ें क्या गैर लोकतांत्रिक में होती है? और दोनों में से अच्छे चीज़ें कहाँ होती है या सबसे अच्छा जो है नागरिकों की गरिमा का पालन और आज़ादी का पालन कहाँ होता है? ये इसी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। गरिमा का अर्थ मतलब होता है बेटा सम्मान, सम्मान के साथ जीना, स्वाभिमान के साथ जीना। तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के मामले में आप लोग दीवार पिक्चर का अगर सीन देखे होंगे, ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोगों को अमिताभ बच्चन का जो बूट पॉलिश वाला जो सिक्का फेंक के दिया जाता है, एक 7वीं क्लास में आप लोगों ने देखा होगा एक किताब में, ठीक है, वहाँ पर एक क्या कहेंगे विकलांग बच्चों को जो है, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को एक चेयर से, व्हील चेयर से सीढ़ियों से उतारते हुए दिखाया है, तो उसमें भी उसके गरिमा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं दूसरे पर निर्भर हुआ, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने अपने कानून का पालन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर ढलान वाला रास्ता जो नहीं बनाया गया था, ठीक है, और इसके कारण फिर वहाँ सुरक्षा कर्मी उसे जो है सीढ़ी मतलब उसकी जो व्हील चेयर है वो उठा के लेके जा रहे हैं। तो वो है उसके गरिमा को ठेस पहुंचना, सम्मान, स्वाभिमान, ये है। तो व्यक्ति के गरिमा और स्वतंत्रता के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य किसी भी व्यवस्था में बहुत आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। वही गैर लोकतांत्रिक सरकारों में आप लोग देखते हैं, चाइना में अगर सरकार की आलोचना, सरकार का विरोध कुछ करते हैं तो तुरंत उसको अरेस्ट करके ख़त्म करके पता भी नहीं चल जाता। अभी आप लोगों ने कई सारे किस्से कहानियाँ ये कोरोना के काल में आप लोगों ने देखे हैं, सुने हैं, ठीक है। तो सरकार की आलोचना करने का अधिकार लोकतंत्र देता है। किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको समान अवसर व संसाधनों का उपयोग करने की समान संधि यहाँ होती है। आज़ादी के तहत सूचना पाने का अधिकार है। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता तो इतनी है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, देश में कहीं पर भ्रमण करने का, संगठन स्थापित करने का, विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार, ठीक है, लिखने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इतनी आज़ादी आपको गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं मिलती है और ना ही वहाँ गरिमा के साथ जीने का। आप वहाँ सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, अगर करोगे तो फिर आपको जेल में बंद किया जाएगा या उसको आपको खत्म भी किया जा सकता है। महिलाओं के अधिकारों को भी लोकतंत्र ने स्वीकृत किया है, ये भी लोकतंत्र की एक खासियत है। महिलाओं को काफ़ी हद तक, ठीक है, स्वतंत्रताएं दी गई है और उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए। अभी हाल ही के वर्षों में तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं और उन्हें नए अवसर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि महिलाओं को इसके लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करना पड़ा। आप लोग जानते हैं दुनिया का इतिहास कि 1920 के बाद में इन महिलाओं को कुछ देशों में मतदान का अधिकार मिलना शुरू हुआ और उसके लिए काफ़ी संघर्ष की, जबकि सभी देशों के क्रांतियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिकार जो दिए गए काफ़ी लेट दिए गए। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये एक आधार है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वोट का जो पावर है, वो वोट का पावर इतना महत्वपूर्ण है कि वो वोट के जरिए सरकार को बदल सकते हैं और वोट का प्रभाव जो है, वो वोट का असर जो है डेफिनेटली सरकार के चाल ढाल पर होता है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली आने वाले चुनाव में जनता उसे सबक सिखा सकती है। तो इसलिए वोटों से, जनता से सरकार को डरना ही डरना है। तो इस दृष्टि से, लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत आज़ादी व गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से।
ठीक है। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना व्यक्तिगत आज़ादी है, ना गरिमा, ना वैधानिक रूप से, मतलब वहाँ इस प्रकार के कोई कानून ही नहीं होते हैं, और ना ही नैतिक रूप से भी मान्य होते, सैद्धांतिक रूप से भी वहाँ पर कोई मान्य नहीं होता है कि नहीं भाई लोगों को ये आज़ादी देनी चाहिए, ये अधिकार देने चाहिए, ये भी स्वीकृत नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणामों का हम लास्ट में मूल्यांकन देखेंगे, उसका निष्कर्ष तात्पर्य। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी। जहां एक जांच पर खरा उतरे तो दूसरी अगली जांच आ जाती है, ठीक है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अधिक है, लोगों की इच्छा आकांक्षाएं उम्मीदें इतनी अधिक होती है कि उनकी एक समस्या का समाधान करे तो फिर उनकी दूसरी नीड शुरू हो जाती है, दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है। हमारे मान लीजिए किसी गांव में पानी नहीं है, तो पानी अगर आ गया उनको लगता है कि अभी हमारे गांव में और कोई दूसरी नई चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट में पूरी तरह से क्या कहते हैं हम लोग, बहुत अधिक स्पीड वाला इंटरनेट मिले, ये मिले, मतलब क्योंकि मानव की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, और जब मानव की इच्छाएं ख़त्म नहीं होगी तो सरकारें भी उनकी पूर्ति एक साथ तो नहीं कर सकते। और इसीलिए लोकतंत्र की एक खासियत है कि लोकतंत्र की ये जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, ये मूल्यांकन कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि एक काम किया सरकार ने अच्छा, और दूसरा लोगों की इच्छाएं होती है कि अब हम ये चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये कभी परख कभी खत्म नहीं होगी। लोकतंत्र में लोगों को थोड़ा लाभ मिल जाता है और लोग और लाभ की मांग करने लगते हैं। अभी जो मैंने कहा था, वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते। यही कारण है कि जब भी हम लोकतंत्र की सफलता के बारे में पूछते हैं तो लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अपेक्षाओं का पिटारा खोल देते। और इसलिए जब हम लोकतंत्र के बारे में बोलेंगे, मान लीजिए किसी गांव में सड़क गई और उस व्यक्ति से जाकर आप मिले, ठीक है, कि क्या भाई आपके गांव में आज सड़क बने, कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा है, हमारे गांव में इतने सालों से सड़क नहीं थी, ये बच्चा है। लेकिन और वो क्या कहते हैं, मान अभी सड़क आ गई तो इससे बस आना चाहिए, लोगों के परिवहन के साधन मिलना चाहिए, इस प्रकार की उसकी डिमांड शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक है, वो होना भी चाहिए, ये गलत नहीं है। अगर ये अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो वही लोकतंत्र की सफलता है, वो एक्टिव सिटीजन्स के लक्षण है, और यही लोग एक्टिव सिटीजनशिप जो है यही लोकतंत्र को बचाती है। यही कारण है कि जब हम लोकतंत्र की सफलता के बारे में पूछते हैं तो लोकतंत्र की जुड़ी अपनी अपेक्षाओं का पिटारा खोल देते हैं। मतलब इन्होंने अच्छा काम किया लेकिन और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दैट इज द पिटारा। लेकिन यह भी सच है कि शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। मैंने अभी कहा कि यह भी बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र की जो शिकायतें हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अगर लोग कहेंगे तो सरकार को कान में जू रेंगेगी और फिर वो थोड़ा बहुत ध्यान देगी और उस दिशा में कुछ पहल करेगी, कुछ योजनाएं बनेगी, कुछ नीतियां बनाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अंत में मैं यही कहूँगा प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र की जो सफलता है वो नागरिकों की सक्रियता पर निर्भर है, ठीक है। नागरिक कितने सक्रिय है, कितने वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सजग रहते हैं, सरकार के कामकाजों का निरीक्षण करते हैं, उनकी आलोचना भी करना है, अच्छी बातों का समर्थन भी करना है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली लोकतंत्र सफल होगा। अंत में हम ये कह सकते हैं, लास्ट देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से सफल होने का दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से असफल भी नहीं रहा है, ये भी सच्चाई है। इसलिए निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक योग्य है, प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब वर्तमान समय के लिए प्यारे बच्चों दुनिया में, क्योंकि लोगों की जो इच्छा आकांक्षा है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो बात आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऐसे समय में हमें तानाशाही या गैर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उनको दबाए दे। क्या चीन में इसके पहले कई सारे ऐसे आंदोलन हुए, ठीक है, बीजिंग में, शंघाई में कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आंदोलन हो गए, लेकिन उसको दबाया गया, ठीक है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए थे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक योग्य, वो प्रासंगिक है और उसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही किसी देश के विकास के लिए बेहतर है या नागरिकों के लिए बेहतर है, ये मात्र पूर्ण रूप से सत्य है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर देखिए, ये रोजा पार्क का उदाहरण दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर औपनिवेशिक शासनकाल था। उस समय रोजा पार्क ने जो वहाँ पर,
ठीक है, सीट देने से मना किया था गोरे लोगों को, और वहाँ पर एक महिला मताधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस प्रकार से ये लोकतांत्रिक एक प्रकार के अधिकारों की उन्होंने बात की। और दूसरे इसमें जो है, जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है, उनका देखिए, दक्षिण एशिया के जो लोग हैं 66% लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, मतलब हमारे वोट में ताकत है, हमारा असर पड़ता है। बांग्लादेश में 66%, भारत में 67% लोग मानते हैं कि हमारे वोट का मूल्य है। नेपाल में 75%, पाकिस्तान में 50%, श्रीलंका में 65%। तो जो लोग मानते हैं, मतलब इससे साबित होता है कि प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतदान के जरिए बड़े से बड़ी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ठीक है, और छोटे से छोटे लोगों को जो कभी सत्ता में नहीं बैठे हैं उनको भी बिठा सकते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ है। ठीक है, अभी लास्ट ये प्रश्न है, लास्ट जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, भूमंडलीकरण, ठीक है, जो है उसको हम लोग हिस्ट्री का शुरू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।